अभी हाल ही में सीबीआई ने पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम को डेलारू करेंसी नोट सौदे वाले मामले में भ्रष्ट और संदिग्ध अनुबंधों के लिए गिरफ्तार किया। आपने यह खबर तो पढ़ी होगी, लेकिन क्या आप इसका महत्व समझ पाए हैं? सीबीआई ने भारत के बैंक नोटों में विशिष्ट रंग के सुरक्षा थ्रेड की आपूर्ति में संदिग्ध गतिविधियों के लिए पूर्व वित्त सचिव अरविंद मायाराम और इंग्लैंड स्थित कंपनी डेलारू के खिलाफ प्राथमिकी के बाद उनके परिसरों पर छापे में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए। डेलारू घोटाला क्या है, आइए जानते हैं इसे। 2004 में यूपीए सरकार के गठन के बाद ब्रिटिश कंपनी डेलारू ने मुद्रा नोटों के लिए सुरक्षा थ्रेड्स की आपूर्ति के लिए टेंडर प्राप्त किया था। इस सौदे को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंजूरी दी थी। 2010 तक सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ दिख रहा था। 2010 में भारत की खुफिया एजेंसियों ने पाया कि डेलारू पाकिस्तान को भी करेंसी प्रिंटिंग पेपर और अन्य सामग्री की आपूर्ति कर रहा था और पाया कि पाकिस्तान की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी आईएसआई इन सामग्रियों का उपयोग भारत की नकली करेंसी को थोक में प्रिंट करने के लिए कर रही थी। भगवान का शुक्र है कि 2010 में भारत के पास सख्त और ईमानदार वित्त मंत्री के रूप में प्रणब मुखर्जी थे। खुफिया अलर्ट के आधार पर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने डेलारू के साथ सौदों को रोकने का आदेश दिया और ब्रिटिश फर्म को गृह मंत्रालय द्वारा ब्लैकलिस्ट करने के लिए मसौदा तैयार किया गया। अब आप ये भी जानिए कि 2010 में उस समय गृह मंत्री कौन थे? कोई और नहीं, पी चिदंबरम जी ही थे। अब आता है नया ट्विस्ट। वही चिदंबरम जुलाई 2012 में वित्त मंत्री के रूप में फिर से वापस आए और वही खेल फिर से शुरू हो गया। तत्कालीन आर्थिक मामलों के सचिव अरविंद मायाराम, जो बाद में 2015 तक वित्त सचिव बने, के पत्र के अनुसार डेलारू को ब्लैकलिस्ट से हटा दिया गया और डेलारू को दिसंबर 2015 तक 3 साल का और अनुबंध मिला। अब सभी यह समझने के लिए काफ़ी परिपक्व हैं कि यह कैसे हुआ होगा। क्या एक नौकरशाह अरविंद मायाराम अपने मंत्री पी चिदंबरम की सहमति के बिना ब्लैकलिस्टेड डेलारू के पक्ष में ऐसा पत्र लिखने की हिम्मत करेगा? 2004 में जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया तो वही चिदंबरम वित्त मंत्री थे। उसी चिदंबरम ने प्रणब दा के दबाव में होम मिनिस्टर के रूप में कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का आदेश जारी किया था और उसी चिदंबरम ने डेलारू को ब्लैकलिस्ट करने के अपने आदेश को खारिज कर दिया और 2012 में फिर से अनुबंध किया। वाह, क्या बात है! और अभी यह किस्सा समाप्त नहीं हुआ है। डेलारू ने 2004 में भी धोखे से कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। कैसे? डेलारू में 2004 में विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि उसमें सुरक्षा सुविधा के रूप में भारत के बैंक नोट पेपर में उपयोग के लिए एक विशेष ग्रीन से ब्लू कलर शिफ्ट करने वाली अत्यंत सुरक्षित सुरक्षा ग्रेड थ्रेड विकसित किया गया और उसके पास विशेष निर्माण अधिकार हैं। लेकिन सीबीआई ने पाया कि डेलारू ने 28 जून 2004 को भारत में पेटेंट के लिए आवेदन किया था, जो 13 मार्च 2009 को प्रकाशित हुआ था और 17 जून 2011 को प्रदान किया गया था, जिससे पता चलता है कि टेंडर के समय यह पेटेंट वैध नहीं था। लेकिन महान अर्थशास्त्री चिदंबरम ने दावे की जांच तक नहीं की। पूछताछ से यह भी पता चला है कि डेलारू के अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अनिल रणबीर ने 2011 में डेलारू द्वारा भुगतान किए गए पारिश्रमिक के अलावा ऑफशोर संस्थाओं से 8.2 करोड़ प्राप्त किए हैं। इस तरह से कहानी में आया नया मोड़। अब ये ऑफशोर संस्थाएं कौन सी हैं? क्या यह आईएसआई थी? निश्चित रूप से हाँ, क्योंकि अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आईएसआई के लिए भारत की नकली मुद्रा छापना कितना आसान रहा होगा। डेलारू, जो भारत को करेंसी पेपर सप्लाई करता है,
और सुरक्षा धागा प्रदान करता है, पाकिस्तान को करेंसी पेपर भी सप्लाई करता है। बेलारूस से सुरक्षा थ्रेड प्राप्त करना कितना आसान है, ये यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं दिखती है। यूपीए सरकार का समय पाकिस्तान की आईएसआई के लिए भारत की नकली मुद्रा अंधाधुंध छापने का सबसे आसान दौर था। इस नकली मुद्रा का उपयोग तब भारत में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों को वित्त पोषित करने और भारत की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए किया गया था और यूपीए सरकार सीधे तौर पर शामिल थी। यही कारण था कि यूपीए सरकार द्वारा कर्नल पुरोहित को फर्जी मामले में फंसाया गया था, क्योंकि वह इस नकली भारतीय मुद्रा नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए करीब थे, जिसने यूपीए सरकार की भागीदारी को उजागर कर दिया था। अब यह ऐसा होता है कि तब दबी दबी आवाज़ में कहा गया था, पर अब सार्वजनिक डोमेन में खुल गया है और इस पर बात भी होने लगी है। 2008 में 26/11 के हमलों के बाद संयोग को याद करने के लिए आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि चिदंबरम वित्त मंत्री थे और रॉयल फैमिली ऑफ इंडिया की कठपुतली शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे। 2011 और कई आतंकी हमले टाले जा सकते थे, लेकिन सीबीआई जांच ने आज साबित कर दिया है कि यूपीए सरकार कमीशन के लिए या सीधे इरादे से नकली भारतीय मुद्रा नेटवर्क भी शामिल थी और हमारी सरकार की वजह से नागरिक अपनी जान गंवा रहे थे। जब हम ऐसे लोगों को अपने दम पर चुनते हैं तो आईएसआई को दुश्मन क्यों समझें? नोटबंदी बिल्कुल इसी वजह से की गई थी, नकली मुद्रा की बुराई को समाप्त करने के लिए। नोटबंदी के बाद छत पर चढ़कर रो रहे थे चिदंबरम, इसलिए नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, बल्कि इसलिए कि उनकी और रानी की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी। चिदंबरम के लिए दिन भी शायद अब पूरे हो गए हैं, ऐसा लगता है। शायद हम जल्दी ही इस बारे में कोई बड़ी खबर सुन पाएं।